ओके, ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, चैप्टर 4 एनसीईआरटी, ठीक है। उसमें देखेंगे आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि वैसे चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कैसा है, चैप्टर 2 की तरह सेम जब हमने पॉलिनोमियल किया था, ठीक है ना। जो हमने पॉलिनोमियल किया है जस्ट उसी की तरह पॉलिनोमियल में हमने डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस देखी थी, कौन कौन सी, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है ना। लेकिन ये चैप्टर स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। किसके लिए बनाया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले तो सभी बताओ ठीक हो, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम। वेलकम टू एकेडमिक मैथ्स बाय जगवीर सिंह। ओके चलो आओ देखो यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले टाइप क्या होता है, देखो हमारा हम इक्वेशन को अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा हुआ है सब कुछ। जैसे मान लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना क्या आ जाएगा इसमें, 0, वहाँ पे 0 नहीं होता था ना, यहाँ 0 आ जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सबको पता है ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा वेरिएबल है, एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल कौन सा, x। इसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको बोलेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x। ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यानी हिंदी में बोलते हैं, सबको पता है गुणांक, x² का गुणांक, और ये क्या हो जाएगा x का गुणांक, और ये क्या हो जाएगा अचर, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो हमेशा इक्वेशन में क्या करना है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन टाइप की है कि नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की है कि नहीं। कई बार वो ऐसे क्वेश्चंस क्या करता है, चेक करने के लिए भी बोलता है कि पहले आप चेक करो कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी हायर डिग्री क्या है, 3 है। हायर डिग्री क्या है इसकी, 3 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसकी हायर डिग्री कितनी है, 2, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा मैं तुमसे पूछूं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि देखो डजेंट मैटर कि आगे टर्म कैसी है या फिर आगे सिंगल x आ रहा है या नहीं आ रहा है इसमें। जैसे यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले x की हायर डिग्री 2, फिर x की 1, और यहाँ पर क्या होता है x की पावर 0। ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, कैसे चलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब यहाँ पर देखो ax² है प्लस b है। यहाँ अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ये कैसे लिखा जा रहा है, bx की पावर 0, या फिर अगर ढंग से देखा जाए, अगर मैं इसको इसकी फॉर्म में बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समथिंग, इसका कोफिशिएंट क्या है 0, x का कोफिशिएंट क्या है 0, इसलिए गायब हो गया। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ b को, तो b को कैसे लिखेंगे, x की पावर 0 इक्वल टू 0। अब देखो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, x² फिर x की पावर 0। अब जब इसका कोफिशिएंट 0 था तो इसने इसको पूरे को क्या कर दिया, 0 बना दिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ax², ये 0 हो गया पूरा, प्लस, और यहाँ x की पावर 0 का, अगर किसी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसका हमेशा वैल्यू क्या आती है, 1। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो क्या आती है, हमेशा 1। तो इसलिए यहाँ पे x की पावर 0 1, तो b की वैल्यू ये हो गई। तो ये भी क्या होगा, एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हमें उससे मतलब नहीं है कि बाद वाली x है या नहीं है, या कॉन्स्टेंट टर्म है कि नहीं। जैसे कि मान लो अगर मैं ऐसे लिखूँ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, होगी। देखो इसमें भी क्या है, हायर डिग्री है, और हायर टर्म है, यानी हायर डिग्री, देखो किसी वेरिएबल की हायर डिग्री कितनी है, 2, तो इसका मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी क्या है, जब तक x² कह रहा है, जब तक मैं हूँ कोई बदल नहीं सकता ऐसे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं गायब हो गया तो कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। जब तक मैं हूँ ये बदलेगा नहीं, हमेशा क्या कहा जाएगा इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाएगा, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अगर मैं तुमसे कहूँ ये वाली इक्वेशन बताओ ये कैसी है, लीनियर इक्वेशन,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, पहले बता दो मुझे। नहीं है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 0, ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कौन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है भाई, यहाँ कौन प्रेजेंट नहीं है, एक्स स्क्वायर। जैसे ये गायब हुआ वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खेल खत्म हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स की पावर 0 इक्वल टू 0, ये इसकी जनरल टर्म है। क्या है ये, जनरल टर्म, इसकी जनरल टर्म है। एक चीज़ देख लो, यहाँ पर कोई भी माइनस का नहीं है, कोई भी माइनस का नहीं है। तो जब माइनस का कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब ए की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव, बी की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव, और सी की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव। तो मैंने क्या बताया, हमारी इक्वेशन क्या है, जस्ट बिल्कुल न्यू है, एकदम नई नवेली एकदम, ठीक है ना। इसमें कोई भी साइन, कोई भी विकार यानी कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जैसे माइनस आएगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगी, वो बीमारी आ जाएगी। और वो माइनस बीमारी कौन लेके आएगा, ए और बी या सी, इनमें से कोई लेके आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ माइनस आ गया तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू माइनस है, यहाँ माइनस आ गया तो बी की वैल्यू माइनस है, अगर यहाँ माइनस आ गया तो इसका मतलब क्या है, सी की वैल्यू माइनस है। अदरवाइज ये हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव। ओके, जो उतारना है उतार लो, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। हो गया, ओके। देखो, तो जैसे ये तो हमारा हो गया। अब इसका मतलब क्या है, अब एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। मान लो मैंने तुमसे कहा x+1 और x+2, ठीक है ना, इस तरह से समथिंग, और यहाँ लिख दिया मैंने x-1 और x+3। अब तुमसे ये कहा जाए, अब तुमसे क्या कहा जाए कि चेक करना है इसको, कि आप चेक करो कि ये आइदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये तुमसे कहा जाए कि इसको चेक करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी कभी इस तरह से दोनों तरफ x मल्टीप्लाई में हो, जैसे x+1 x+2 दोनों मल्टीप्लाई में हैं, यहाँ कितने x आ रहे हैं, यहाँ भी कितने x आ रहे हैं, तो कभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। पहले ध्यान रखना, कभी भी क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब ये कैसे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं, चेक करवाता हूँ। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, देखो पहले हम इसको चेक करते हैं, यानी x की मल्टीप्लाई किसके साथ, x+2 के साथ, और बचा क्या, +1, और हम क्या करेंगे x+2 के साथ मल्टीप्लाई, बराबर इधर क्या हो जाएगा x, इसकी मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे क्या -1 और x+3। तो अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, x² प्लस 2x प्लस क्या आ जाएगा, x+2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x माइनस x माइनस प्लस -3 बन जाए 3 x² देखो यहाँ पे क्या आया, x² हो गया और ये आ गया, तो x² ये आया, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, x² प्लस 2x और एक 3x प्लस 2, यहाँ पे क्या है, x², 3x में से एक x गया, प्लस का 2x माइनस 3। अब देखो यहाँ पर x² से x² कैंसिल। अभी क्या बोला था मैंने, अब जब x² से x² कैंसिल हो गया, जब तुम इसे सॉल्व करोगे 3x प्लस 2 इन सबको उधर लेके आओ, तो इधर प्लस आके इधर आके क्या हो जाएगा, -2x, और -3 आके क्या हो जाएगा, +3 = 0। तो 3 में से 2 गया, 1x और 3 और 2 5। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था। अब देखो, मान लो यही ऑप्शन में होता, MCQ में मान लो तुमसे पूछा जाता कि भाई चेक करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या तुम इसे सॉल्व करोगे इतना, क्या सॉल्व करोगे इतना सॉल्व करने लग जाओगे तो क्या हो जाएगा, टाइम सारा निकल जाएगा। तो इसलिए तुम्हें डायरेक्ट देखना। अगर हाँ, एक और चीज़ याद रखना कि जो x है ना, इसका कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए दोनों तरफ, इधर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों का सेम होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर 2 हो जाता, जैसे मान लो यहाँ 2 होता, तो इधर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी में 2 होता तो चल जाता, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ 3 हो जाता तो दिक्कत हो जाती, फिर नहीं होता, ठीक है ना, फिर नहीं। मतलब हमेशा क्या करना है, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, और दोनों तरफ x की वैल्यू भी, x की संख्या भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों तरफ x की संख्या सेम होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, उनके वेरिएबल भी क्या होने चाहिए, सॉरी कोफिशिएंट उनके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखो अब यहाँ पर दोनों के दोनों, यहाँ पे कोफिशिएंट इसका कितना है 1, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1, और इसका भी इधर कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और दोनों इधर नंबर ऑफ x कितने हैं, नंबर ऑफ x कितने इधर 2, इधर नंबर ऑफ x कितने हैं 2, तो इसके बाद दोनों तरफ x बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अगर मान लो एक एग्जांपल है, ऐसे भी लेके चलूँ मैं, कि मान लो मैंने कहा समथिंग कि x+1 और x+2
और यहाँ मैंने लिख दिया इस तरह से x प्लस 3x। अब मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ। होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये। पहले देखो इधर दोनों के कोफिशिएंट क्या हैं, एक्स एक्स के 1, इधर दोनों के एक्स एक्स के कोफिशिएंट क्या है 1। कितने एक्स हैं इधर, इधर कितने एक्स हैं, दोनों बराबर है कि नहीं। इसका मतलब ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या कर देता, अगर 2x ऐसे लगा देता, फिर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ वेरिएबल दोनों के कोफिशिएंट, यहाँ दोनों के क्या हैं वेरिएबल कोफिशिएंट, दोनों सेम है। यहाँ पर क्या है, अलग हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ 2 आ गया, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्या होगी, ये होगी, क्योंकि अब कोफिशिएंट क्या हो गया, बदल गया। चेक कर लें इसे भी, चलो चेक कर लेते हैं। देखो x की मल्टीप्लाई किसके साथ, x प्लस 2। अब यहाँ पर प्लस 1 है, शो हो रहा है, प्लस 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3x। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 1 जा 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ क्या हुआ, 1x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर, इधर आके माइनस होगा कि नहीं होगा। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा, कितने x स्क्वायर बचेंगे, 1x स्क्वायर बचेगा। और जब 1x स्क्वायर बचेगा तो इसका मतलब क्या है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यानी ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब देखो ये पता लगा 3x कैसा है, इन दोनों को जोड़कर 2x और x को जोड़कर क्या आया 3x। अब यहाँ देखेंगे हम कि x स्क्वायर है, सबको उधर लेके जाओ, तो उधर क्या था 2x स्क्वायर था प्लस 3x था, तो और यहाँ पे क्या, ये उधर जाके क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस 3x का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3x, ये प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2, और इधर क्या बचेगा 0। तो देखो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, 1x स्क्वायर, 3x कैंसल, माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ये बताओ। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई है कि अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ x बराबर हैं और इनके कोफिशिएंट भी क्या हैं सेम हैं, तो हमेशा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों तरफ x बराबर भी हैं और लेकिन उसके किसी एक का कोफिशिएंट क्या है डिफरेंट है, तो हमेशा वो क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये आपकी 4.1 एक्सरसाइज है जिसमें चेक करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन उसको कि आइदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो वहाँ पर हम इस तरह से चेक करके दिखा सकते हैं, ओके। और इसके बाद बाकी अब हम देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम से कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना, कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे। ओके बेटा, ठीक है ना, इसे कॉपी कर लो। ठीक है बेटा, तो यहाँ एक और चीज़ देखते हैं। तो अभी तक ये तो क्लियर हो गया कि हम बिना देखे नहीं मतलब देखकर, है ना, देखना तो है भाई, यानी कि बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कई बार ना ऐसे भी दिया होता है, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अच्छा एक बात बताओ, इधर कितने x हैं, इधर कितने x हैं, इधर कितने x हैं, कितने, कौन कहता है यहाँ 2 है और कौन कहता है यहाँ 1 है, 2 है कि नहीं। तो एक बार इधर 2 इधर 1, इसका मतलब होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, होगी। तो ऐसे ध्यान रखना। लेकिन अगर भी इधर भी ऐसे होता तो मान लो इधर ये x प्लस 3 होता, फिर तब नहीं होता। लेकिन अगर ऐसे होता तो फिर होती, क्योंकि यहाँ 2x स्क्वायर आ जाता है, यहाँ क्या आता x स्क्वायर। तो इसलिए ध्यान रखना। अब ये मैंने बता दी विदाउट सॉल्यूशन तुम कैसे बता सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है ना। दोनों तरफ x की वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना, और दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों की कंडीशन अलग अलग है, इधर 2 नंबर ऑफ x हैं, इधर 1 नंबर ऑफ x है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो, देख लेना एक बार। बाकी एक और चीज़ देखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे जो 6.1 एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम में हमें देखना है कि उन वर्ड प्रॉब्लम से कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ अलग कहानी है थर्ड चैप्टर के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले देखो
हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें बुक में? पहला क्वेश्चन ये दे रखा है 6.4.1 में। फोर पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 2, 4.1 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। देखो एक्चुअल में क्या दे रखा है मैं ये बता देता हूँ, बाकी आप क्वेश्चन पढ़ना और मेरी बात को सुनते रहना क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ। उसमें लिखा हुआ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है ना, उसका एरिया कितना दे रखा है? एरिया मैं ए से दिखाता हूँ, एरिया कितना दे रखा है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बात उसने दे रखी है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, साफ बोल दिया उसने, लेंथ ऑफ प्लॉट की क्या लेनी है? मीटर में लेनी है। इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, इज मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ठीक है ना। फाइंड द डायमेंशंस, क्या बोलेंगे? फाइंड द डायमेंशंस। क्या बोलेगा तुमसे वो? फाइंड द डायमेंशंस। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे चैप्टर 3 में मैंने तुम्हें बताया था कि वहाँ पर जो है कि ज़्यादा डार्क हो गई क्या? ठीक है, तो वहाँ मैंने क्या बताया था? वहाँ ये मैंने बताया था कि वहाँ तो जब चैप्टर 3 में हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखा था, तो हमने देखा था कि वहाँ पर हर एक स्टेटमेंट के साथ एक इक्वेशन बनती थी, हर एक स्टेटमेंट के साथ क्या बन रही थी? इक्वेशन बन रही थी। और मैंने तुम्हें बताया था वहाँ डायरेक्ट हम क्या ऐड कर लेते थे कि एक पार्ट को एक को हम क्या, अननोन पार्ट्स को हम एक्स ऐड कर लेते थे और दूसरे अननोन पार्ट्स को हम क्या कर लेते थे? वाई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं, सिंगल वेरिएबल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? सिंगल वेरिएबल होता है, 2 वेरिएबल नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है? सिंगल वेरिएबल होता है। और जब सिंगल वेरिएबल होता है तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन में क्या ऐड करें। अगर मान लो तुमसे कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में एरिया दे रखा है और इसकी कंडीशंस दे रखी है और तुमसे ये बोला जा रहा है कि उसमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है उसकी, किसकी? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमसे क्या निकलवा रहा है? लेंथ और ब्रेथ निकलवा रहा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई निकलवा रहा है। तब उस क्वेश्चन को कैसे करोगे? जब उसमें एक ही वेरिएबल को ऐड करना हो, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे ना पहले तो हमेशा देखना कि इन क्वेश्चंस में कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। अगर भाई मैं तुमसे एक एग्जांपल लेके बोलूँ, मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास तुमसे दुगना पैसा है, मेरे पास तुमसे दुगना पैसा है। अगर मैं ये बोलता हूँ तो मान लो मैं कहूँ तुमसे कि बताओ मेरे पास कितना पैसा है, तो तुम क्या कहोगे? तुम यही तो बोलोगे, पहले उस दूसरे वाले के पास तो पता लग जाए कितना है, तभी तो मेरे पास बता पाओगे। भाई मैंने कहा कि मेरे पास राम से दुगना पैसा है, मैंने क्या बोला? राम से दुगना पैसा मेरे पास है। तो क्या तुम मेरे अमाउंट की वैल्यू बता सकते हो कि मेरे पास कितना अमाउंट होगा या कितना पैसा होगा मेरे पास? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो। तब तक नहीं बता पाओगे जब तक कि तुम्हें राम के पास पैसे की वैल्यू ना पता हो, कितने पैसे हैं उसके पास। बात समझाई? अगर मैं तुमसे कहूँ राम के पास 100 रुपये हैं, राम के पास 100 रुपये, कहोगे इतना ही पैसा था बस ठीक है, इतना पैसा नहीं भाई, बहुत पैसे हैं राम के। मान लो चलो बढ़ा देते हैं, 1 करोड़ रुपया राम के पास। राम के पास क्या है? 1 करोड़ रुपया है। तो मैं कहूँ राम से ज़्यादा पैसा मेरे पास है, तो इसका मतलब तुम समझ जाओगे कि सर के पास कितना? 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है कि नहीं? पहले बताओ, है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर जब तक राम की वैल्यू नहीं पता होगी, राम के पास पैसे की वैल्यू नहीं पता होगी, तो क्या तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, कभी नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको ऐड करो। इन क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले सुन लेना अच्छी तरीके से कि इन क्वेश्चन में करना है क्या, हमें जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसको ऐड करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है हमारी वो 1 ज़्यादा है, किसके? चौड़ाई के दुगने से 1 ज़्यादा है उसकी लंबाई। तो यानी किससे कंपैरिजन कर रहा है वो? किससे कंपैरिजन कर रहा है? लंबाई। क्या बोला? जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है यानी आयताकार हमारा जो प्लॉट है उसकी लंबाई जो है वो
अब उसकी चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है, यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है 1 मोर देन इट्स ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। इसका मतलब वो किससे कंपैरिजन कर रहा है, किसको कंपैरिजन कर रहा है पहले ये बताओ। वो लेंथ को कंपैरिजन कर रहा है नहीं कर रहा, और किससे कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, ब्रेथ से। लेंथ को कंपेयर कर रहा है और किससे कंपेयर कर रहा है, ब्रेथ से कंपेयर कर रहा है। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है, उसकी चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है। तो जब कभी ऐसे बोला जाए कि उसकी चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है लंबाई, अगर मान लो ये बोला जाता उल्टा कि उसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से दुगने से एक ज़्यादा है, तो फिर हम किसको ऐड करते, लंबाई को, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है, लंबाई से। अब हम यहाँ बोला जा रहा है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो लेंथ है 1 मोर देन ऑफ इट्स ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो किसको ऐड करोगे सबसे पहले, लेंथ को या ब्रेथ को, तो हमेशा किसको ऐड करोगे, ब्रेथ को, क्योंकि हमारी कंपैरिजन किससे हो रही है, ब्रेथ से। जब तक तुम्हें ब्रेथ नहीं पता लगेगी तुम बता पाओगे लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है ना कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है। किसका दुगना, चौड़ाई का दुगना, यानी ब्रेथ का। जब ब्रेथ की वैल्यू ही नहीं पता तो क्या दुगना करोगे, कुछ कर पाओगे दुगना, सीधी सी बात है। तो ऐसे केसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो क्या हो जाएगा, x मान लो, इसने क्लियर बोल रखा हो किस में होना चाहिए, मीटर में, तो इसकी हम क्या लेके चलेंगे, मीटर। अगर वो डायमेंशन है तो उसके मीटर या सेंटीमीटर में देख के चला करो, और अगर मान लो ये मीटर नहीं लिखता तो इससे पहचानते। जब ये एरिया मीटर स्क्वायर में है तो सीधी सी बात है लेंथ और ब्रेथ भी किस में होंगी, मीटर में होंगी। अच्छा एक बात, दूसरी बात, कंडीशन इसने क्या बोली है कि जो उसकी ब्रेथ है वो क्या हो जाएगी, अब ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ उसने क्या बोला है कि जो उसकी ब्रेथ है उसके ट्वाइस से, उसके ट्वाइस, किसके ट्वाइस का, लेट बी द, सॉरी हमने लेंथ क्या ले लिया, ब्रेथ लेना चाहिए था ना, ये ब्रेथ होगा ना। तो हमारी जो ब्रेथ थी हमने क्या, लेट बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्या मान लिया हमने, x मीटर। तो जो उसकी लेंथ थी वो क्या थी, लेंथ क्या थी, ब्रेथ के दुगने से, यानी इसका ब्रेथ का दुगना, ब्रेथ कितनी है हमारी x, तो इसका दुगना कितना हुआ 2x, इससे एक ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या कर देंगे, एक ज़्यादा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। उसने क्या बोला था कि जो उसकी लेंथ है इसकी ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है। तो भाई एक दुगने से एक ज़्यादा का मतलब क्या हो, जब तुम्हें ब्रेथ पता होगी तभी तो दुगना करोगे, अगर ये ब्रेथ ही पता ना होती तो मैं 2 से किस में मल्टीप्लाई करता, किसी में नहीं कर सकता था। तो कंपैरिजन लेंथ का किससे हो रहा है, और जब भी कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन वाला बाद में होता है, और जो कंपेयर कर रहा होता है वो पहले होता है। तो हमेशा बाद वाले को क्या करना होता है, लेट करा करो, कोशिश ज़्यादातर मोस्टली यही होगा, बाद वाले से क्या होता है, कंपैरिजन होता है। तो बाद वाले को लेट क्या करो, और उसके बाद जो भी रखा है कंडीशन उसके अकॉर्डिंग दूसरे वाले की वैल्यू लिख दो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले बताओ कि उसकी लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रेथ पे। जब तक ब्रेथ गिवन नहीं होगी तो क्या तुम लेंथ बता दोगे, नहीं बता पाओगे कभी भी। अब तुम्हें पता है लेंथ और ब्रेथ मेरी आ चुकी है, अब तुम्हें पता है एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी कि क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो होता है, जल्दी बताओ। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है कि नहीं होता। तो लेंथ कितनी है हमारी 2x + 1, और ब्रेथ कितनी है हमारी x, और एरिया कितना था 528 दे रखा है वो क्लियर। अब इसकी मल्टीप्लाई करना 2x² और इसकी मल्टीप्लाई करो +x = 528, इसको लेके आओ 2x² + x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -528 = 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं बनी। अब बताओ ये चैप्टर 3 से ईजी है या मुश्किल है, ईजी है ना, क्योंकि एक वेरिएबल यूज हो रहा है, सबसे अच्छी बात है, और दूसरे से कंपेयर कर रहा है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है, ये सब पता होना चाहिए बस केवल तुम्हें, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, अगर ये मैं बता रहा हूँ जब भी कभी रेक्टेंगल वाले क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरीके से दिए जाएंगे कि उसकी लेंथ को या उसकी ब्रेथ को कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है ना।
कभी इस तरह से सेम। तो ये जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं 4.1 एक्सरसाइज में, एक तरह से वो क्या है, ब्रीफिंग है सबकी आने वाले क्वेश्चंस की, ब्रीफिंग दे रखी है, यानी कहने का उसको बता रखा है कि इस तरह से आपकी क्वेश्चन बनानी है। ये एक तरह से बेस्ड हो गया, हम इसको ले सकते हैं कि ये एरिया बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है ये? एरिया बेस्ड, यानी किसका? रेक्टेंगल का। जब भी रेक्टेंगल का एरिया बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हमें ऐसे ही करना है उसको। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। बन गई एक इक्वेशन, तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे। अब इसके बाद देखो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 टाइप, 3 क्वेश्चन 3 टाइप, तो उसे भी करते हैं। पहले से कॉपी करो, फिर तीनों को एक साथ बता देता हूँ मैं। ओके।